Okay, guys, this is Darshan Khare reporting live from wowclass.com. Good morning, everyone. The first and foremost thing, आज हम देखने वाले हैं सीए फाइनल लॉ के अमेंडमेंट्स. बिकॉज ऑफ फ्यू हेल्थ इश्यूज इस बार अमेंडमेंट थोड़े से डिले हुए, अभी भी हेल्थ ठीक नहीं है. सो आवाज़ थोड़ी सी कम ही रहेगी. आप कृपया हेडफोन और स्पीकर की आवाज़ कृपया बढ़ा लीजिए, ठीक है. दूसरा रीज़न कि अमेंडमेंट लेट देने के पीछे का कि इस बार अमेंडमेंट सब्सटेंशियल नहीं है. हार्डली आधे से लेके 1 घंटे तक के अमेंडमेंट है. जो चलो फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और उसके साथ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है. इस बार सीए फाइनल लॉ के अंदर अमेंडमेंट सिर्फ 3 टाइप के हैं. मेन कुछ अमेंडमेंट निधि में है, फिर कुछ अमेंडमेंट सेबी के अंदर है, कुछ फेमा के अंदर 1-2 अमेंडमेंट है, और एक आईबीसी में अमेंडमेंट है. इसमें से कोई भी अमेंडमेंट सब्सटेंशियल एज सच नहीं है. मतलब कोई भी अमेंडमेंट, ये कोई भी सब्सटेंशियल अमेंडमेंट नहीं है. सभी अमेंडमेंट्स जो है वो नॉर्मल छोटे छोटे अमेंडमेंट है. एक आधी अमेंडमेंट है जो थोड़ा सब्सटेंशियल है, उसका मैं पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं गाइस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, निधि कंपनी के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट है उनको पहले अच्छा है समझते हैं. सबसे पहले है डेफिनेशन. तो उन्होंने निधि रूल्स ही बनाए हैं, जैसे निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 करके उन्होंने रिलीज किए हैं, और सभी जो अमेंडमेंट है रूल्स के वो यहाँ पे दिए गए हैं. सबसे पहले अमेंडमेंट ब्रांच वर्ड के अंदर उन्होंने एक नया, मतलब डेफिनेशन क्लॉज में एक नया क्लॉज इंसर्ट किया है ब्रांच नाम से, और उन्होंने ब्रांच को बोला है ब्रांच मीन्स अ प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ निधि कंपनी. तो ऐसा चाहिए अमेंडमेंट में कोई सेंस नहीं है. मतलब ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट है जिनमें कोई सेंस नहीं है, बट ठीक है, वो हमको एक बार पढ़ना है. तो यहाँ पे उन्होंने ब्रांच ऑफिस का मतलब दिया है कि रजिस्टर्ड ऑफिस छोड़ के निधि कंपनी के जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस होंगे उनको वो ब्रांच ऑफिस कहते हैं. सो मैं यहाँ पे लिखना भी चाहूंगा, आप चाहिए तो यहाँ पे मार्किंग करके रखिए प्लीज, और लिख के रखिए प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज अ ब्रांच. कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस छोड़ के जो भी चीजें हैं हम उनको यहाँ पे ब्रांच कह रहे हैं, ठीक है. दूसरा सेकंड अमेंडमेंट है इनकॉर्पोरेशन एंड इंसिडेंटल मैटर्स पे. निधि कंपनी पहले बनाने के लिए, पहले से आपको ऑलरेडी आइडिया है, निधि कंपनी पब्लिक कंपनी चाहिए और 5 लाख का मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल होना चाहिए था. अब ये इक्विटी कैपिटल बढ़ा के 10 लाख कर दिया है, ठीक है. सो नाउ मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल, पहले तो निधि कंपनी पब्लिक कंपनी होगी एंड मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल अब 10 लाख रुपए बोला है. सो पहले जो 5 लाख लगा करता था अभी वो 10 लाख का पेड अप इक्विटी कैपिटल बोला गया है, ठीक है. और जो निधि कंपनी एग्जिस्टिंग है उनको ये कंप्लाई करने के लिए 18 महीने का ट्रांजिशन पीरियड दिया है. एग्जिस्टिंग है मतलब अब ये अमेंडमेंट आया 19 अप्रैल 2022 को. मतलब अगर मैं टाइमलाइन के ऊपर बताऊं तो ये ट्रांजिशन में सभी निधि रूल्स के लिए बोल रहा हूं, ये ट्रांजिशन सभी निधि रूल्स के लिए, आगे जो पढ़ेंगे उसके लिए भी. सो 19 अप्रैल 2022 को ये रूल्स अप्लाई होना शुरू हुए. अब 19 अप्रैल 2022 के पहले जितने भी निधि कंपनीज है, जितनी भी क्या है निधि कंपनी, जिनका पेड अप इक्विटी कैपिटल लेस देन और इक्वल टू लेस देन 10 लाख है, क्योंकि उनका तो पहले 5 लाख ही हुआ करेगा, है ना. सो जिनका लेस देन 10 लाख है, माइट भी 5 लाख हो सकता है उनका 5 लाख हो, माइट भी ₹5 लाख हो सकता है, ठीक है. तो उन निधि कंपनीज को 19 अप्रैल 2022 से 18 मंथ्स मिलेंगे. 18 मंथ्स, ठीक है. हो सकता है एग्जाम में आपको एक आधी बार पूछा जाए. 18 महीने मिलेंगे फॉर द पर्पज ऑफ द कंप्लायंस, एंड 18 मंथ्स बाद, मतलब आप नियरली सोचो 19 अप्रैल 22 से 19 अप्रैल 23 और 19 अप्रैल 23 से 6 मंथ्स. सो 19 अप्रैल से 19 मई, 19 मई से 19 जून, 19 जून से 19 जुलाई, 19 जुलाई से 19 अगस्त, अगस्त से लेके 19 सितंबर, सितंबर से लेके अक्टूबर. सो 19 अक्टूबर 2023 तक के इनको समय मिलेगा कि ये जो अपना कम वाला पेड अप कैपिटल है, इस दिन तक के ये पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 लाख कर दे. ये ट्रांजिशन पीरियड है, पर ट्रांजिशन पीरियड के ऊपर ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता क्योंकि टेम्पररी प्रोविजन होता है. आप सोचो कि 19 अक्टूबर 2023 के बाद इस प्रोविजन का कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा, मतलब कोई सेंस ही नहीं रहेगा. 19 अक्टूबर विल बी लास्ट डेट जिस दिन ये कन्वर्जन हो जाना चाहिए, ठीक है. ये चीज, और अगर नहीं हुआ, इफ नॉट, अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको पेनल्टीज लग जाएगी. निधि रूल्स की जो पेनल्टीज है तो वो आपको लग जाएगी. यस और नो. तो ये सिंपल चीज को आपने याद रखना है. अगर आप चाहो तो ये छोटी सी चीज को मार्क करके रख सकते हो. गो फॉर इट फास्ट, या इसका फोटो खींच लो.
खींच लिया सबने पिक। तो ये आपके 2 अमेंडमेंट कवर होते हैं, देखो छोटे छोटे अमेंडमेंट है। ब्रांच मतलब अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, और पेड अप कैपिटल 10 लाख चाहिए। तीसरा इसके ऊपर जा रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का रिक्वायरमेंट यहाँ पे निधि कंपनी के लिए दिया है। minimum number of members shall not be applicable for the companies incorporated as on निधि ऑनर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ निधि अमेंडमेंट रूल्स। निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 कमेंस होने के बाद मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट ये नहीं लगने वाली, इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा। अभी निधि कंपनीज इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा सब्सटेंशियल अमेंडमेंट है, तो इसको स्टार मार्क कीजिएगा। इसका एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी है, बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा। रूल 6 में जनरल रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशंस दिए हैं कि भैया निधि कंपनी क्या क्या नहीं कर सकती। तो इसके लिए मैं पहले आपको दिखा दूं। सी दिस इज रूल नंबर 6 निधि कंपनी का, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। और इसके अंदर स्टार्टिंग ही देखो कुछ इस प्रकार की गई है, नो निधि कंपनी शॉल, कोई भी निधि कंपनी नीचे दी गई चीजें नहीं कर सकती। जिसमें से एक प्रोविजन था, acquire another company by purchase of securities और control of the composition of board of director। निधि कंपनी किसी भी दूसरे कंपनी के सिक्योरिटीज परचेस नहीं कर सकता और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन भी कंट्रोल नहीं कर सकता, अनलेस, पहले ऐसा लिखा था, अनलेस पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। मतलब अगर वो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले तो ये कर सकता था। मतलब निधि कंपनी किसी दूसरे कंपनी में अगर होल्डिंग लेना चाहे या बोर्ड को कंट्रोल करना चाहे तो पहले ये कर सकता था बाय पासिंग अ जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। वो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले तो ये कर सकता था। अब सवाल है इस बार अमेंडमेंट क्या आया है, तो इस बार अमेंडमेंट में उन्होंने सीधा सीधा ये अनलेस पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन ये कट ही कर दिया, ये सीधा कट कर दिया। अब जब हम ये कहते हैं कि ये सीधा कट कर दिया तो बच्चों को, मतलब देखो इसमें बहुत तकलीफ है बच्चों, बड़े गौर से सुनना। इसमें बच्चों को ये लगता है कि ये कट कर दिया, इसका मतलब अब एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल के लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। बच्चों को ऐसा लगता है कि इसमें अब कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है ये चीज करने के लिए। मतलब किसी भी कंपनी में निधि कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है, नो स्पेशल रेजोल्यूशन, बोर्ड को कंट्रोल करना चाहती है, नो स्पेशल रेजोल्यूशन। ऐसा बच्चों को इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। मैं कहना चाहूंगा स्टार मार्क करके, भैया आप अगर ये इंटरप्रिटेशन ले रहे हो कि दूसरे कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना और बोर्ड को कंट्रोल करना के लिए अब स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है, तो आपका इंटरप्रिटेशन गलत है, एग्जैक्ट अपोजिट इंटरप्रिटेशन है। देखो क्या बोला था, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन समझिए, इसलिए मैंने आपको ओरिजिनल रूल ढूंढ के निकाल के दिया। नो निधि शॉल एक्वायर सिक्योरिटी अनलेस पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। कोई भी निधि कंपनी ये नहीं कर सकती जब तक स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करते हो। मतलब जब तक आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करते हो ये नहीं कर सकते थे। और अब तो भाई साहब इन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन भी कट कर दिया ना, अब तो उन्होंने ये पूरा प्रोविजन ही, अनलेस वाला प्रोविजन ही कट कर दिया। अब ये अगर आप पूरा कट करोगे और पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब देखो क्या आएगा, नो निधि शॉल एक्वायर कंपनी और कंट्रोल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन व्हाटसो मैनर ओवर। मतलब निधि कंपनी अब किसी भी तरीके से दूसरे कंपनी में ना ही इन्वेस्ट कर सकता है, ना ही बोर्ड को कंट्रोल कर सकता है। अब कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। स्पेशल विशल गया तेल लेने, अब तो कर ही नहीं सकता। पहले तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन से अलाउड था, अब तो सेंटेंस सीधा हो गया ना, नो निधि कंपनी शॉल डू दिस, बात खत्म। कोई भी निधि कंपनी ने ये चीज करना नहीं चाहिए, पहले कर सकते थे अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते। अब तो बोला नो निधि कंपनी शॉल डू दिस, निधि कंपनी ने करना ही नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। तो आधे बच्चे, हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत इंटरप्रिटेशन लेके बैठे हैं। उनको लगता है कि पहले स्पेशल रेजोल्यूशन लगता था ये चीजें करने के लिए, अब तो वो भी नहीं लगता, अब तो सीधा कर दो ना बेटा। अब इसका मतलब ये है कि आप कोई भी निधि कंपनी किसी भी दूसरे कंपनी में ना शेयर होल्डिंग ले सकती है, ना बोर्ड को कंट्रोल कर सकती है, कर ही नहीं सकती। तो इसका इंटरप्रिटेशन लिख के रखो। नाउ निधि कंपनी cannot purchase securities or control board of director in any manner। किसी भी मैनर में निधि कंपनी अब ये कर ही नहीं सकती बच्चों, अलाउड ही नहीं है, कर ही नहीं सकती। ये इंटरप्रिटेशन आएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। नीचे एक और क्लॉज के अंदर, क्लॉज नंबर के अंदर एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है,
क्लॉज के, रेज अ लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर सोर्स फॉर द पर्पज ऑफ एडवांसिंग लोन टू मेंबर। मतलब कोई भी निधि कंपनी बैंक वगैरह से लोन नहीं ले सकती या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खुद के मेंबर्स को लोन देने के लिए, इसको भी स्टार मार्क करना। मतलब निधि कंपनी खुद के मेंबर्स को लोन देने के लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अब लोन नहीं ले सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, इसको चाहिए तो ऐसा लिख के रखो, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिविंग अ लोन टू निधि एंड बदले में निधि इज गिविंग अ लोन टू मेंबर्स। तो भाई साहब ये जो लोन है ये अलाउड नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? चाहिए तो ये लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट। दोनों नोट्स मार्क करके रखो, चाहिए तो लिख के रखो। डन। आई होप सो सबने मार्क किया होगा ये, ठीक है। आई होप सो सबका हो गया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगले वाली चीज के ऊपर मेंबरशिप। अब बोला गया है कि एक नया रूल इंसर्ट किया है, रूल 8 के अंदर, आफ्टर सब रूल 3 एक नया रूल इंसर्ट किया है। वैसे रूल 8 के अंदर अगर आप देखो तो मेंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ये रूल 6 अपना हो गया। रूल 8 में देखो अलग अलग चीजें बोलिए मेंबरशिप के लिए। निधि शॉल नॉट बी एडमिटेड अ बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्टी ऑफ मेंबर एक्सेप्ट अदरवाइज परमिटेड। एवरी निधि शॉल इंश्योर इट्स मेंबरशिप इज नॉट रिड्यूस टू लेस देन 200 मेंबर्स। ये कुछ कंडीशन मेंबरशिप के लिए बोले गए हैं। अब उसके ऊपर एक और कंडीशन आ गई है, ए मेंबर शॉल नॉट ट्रांसफर मोर देन 50% ऑफ हिज शेयर होल्डिंग। किसी भी मेंबर ने उसके 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग ट्रांसफर नहीं कर ले हैं जब तक उसके ऊपर निधि कंपनी ने दिया हुआ लोन या डिपॉजिट रहता है। मतलब मैंने अगर निधि कंपनी से लोन लेके रखा है तो जब तक मेरे ऊपर वो लोन या डिपॉजिट चल रहा है मैं उस निधि कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। 50% से ज्यादा जो मेरे हाथ में है, ठीक है। ऑफ हिज शेयर होल्डिंग बोला है। ऑफ हिज शेयर होल्डिंग मतलब मेरे पास अगर निधि कंपनी के 500 शेयर है तो 500 में से 250 से ज्यादा मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता अगर मैंने निधि कंपनी से लोन वगैरह लिया है और सबसिस्टिंग है तो, ठीक है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट वाला अगला है नेट ओन फंड्स। नेट ओन फंड्स में चेंज है। रूल 9 के अंदर सबको पता है कि निधि कंपनी का नेट ओन फंड्स दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, सी दिस। नेट ओन फंड्स का छोटा सा प्रोविजन है, 10 लाख का नेट ओन फंड्स पहले बोला गया था निधि कंपनी का। नेट ओन फंड मतलब खुद के फंडिंग में से मेंबर्स कितना लाएंगे, तो पहले 10 लाख बोला गया था। अब नेट ओन फंड्स ये 20 लाख कर दिया। मतलब देखो पेड अप कैपिटल 5 लाख से 10 लाख हुआ है और नेट ओन फंड्स 10 लाख से 20 लाख हुआ है। ये दोनों अमेंडमेंट क्या कहते हैं उसको, सिमिलर नहीं कह सकते, ये दोनों अमेंडमेंट हैंड इन हैंड आते हैं, एक दूसरे को थोड़ी को रिलेटेड है। तो उधर पेड अप कैपिटल बढ़ा दिया, इधर नेट ओन फंड्स बढ़ा दिया, ठीक है। और जिन निधि कंपनी में जो एग्जिस्टिंग निधि कंपनी है उनको ऑब्वियसली वो 18 मंथ्स का ट्रांजिशन पीरियड जो लगना चाहिए, तो 18 मंथ्स का ट्रांजिशन पीरियड उनको भी लगता है। मतलब 19 अप्रैल 2022 से 18 मंथ्स का ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है। नेक्स्ट वाला डिपॉजिट्स के लिए है। सो यहां बोला गया है अनएंकम्बर्ड टर्न डिपॉजिट्स के लिए रूल 14 के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने चेंज बोला है। सो मैं जरा रूल 14 ओपन करके दिखाऊँ आपको गाइस। रूल 14 के हिसाब से बोला गया है निधि कंपनी को एक रेस्ट्रिक्शन है कि उसने मिनिमम परसेंटेज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ एज अ टर्म डिपॉजिट इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। और ये बोला है नॉट लेस देन 10%। भाई नॉट लेस देन कितना परसेंट बोला है, 10%। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ एज अ टर्म डिपॉजिट 10% इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, उसके ऊपर ही यहाँ पे अमेंडमेंट है। प्रोवाइडेड इन केस ऑफ अनफोर्सीन कमिटमेंट्स टेम्पररी विड्रॉल में बी परमिटेड। अनफोर्सीन अगर कोई कमिटमेंट है टेम्पररी विड्रॉल आप कर सकते हो विद प्रायर अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर बाय मेकिंग एप्लीकेशन। अब आपको 10% टर्म डिपॉजिट में शेड्यूल बैंक में रखना ही है, उसको विड्रॉ करना कभी भी अलाउड नहीं है, उसको विड्रॉ करना अलाउड नहीं है। पर अगर अनफोर्सीन कमिटमेंट आया, समझो बाढ़ वगैरह आ गई और आपको पैसों की जरूरत, कोरोना आ गया और आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप रीजनल डायरेक्टर के अप्रूवल से कर सकते हो और उस केस में आपको एनडीएच फॉर्म नंबर 2 फाइल करना पड़ेगा। सो 10% टर्म डिपॉजिट विड्रॉ करना अलाउड नहीं है,
बट आप उसको विड्रॉ कर सकते हो अगर अनफोर्सिन सिचुएशन आया तो, बस इतना बोला गया है, ठीक है, यू कैन डू दैट, ठीक है। उसके लिए NDS2 फाइल कर देना। फिर लोन्स के लिए दिया गया है ये छोटा सा अमेंडमेंट है, जॉइंट शेयर होल्डिंग, द लोन शॉल बी प्रोवाइडेड टू द मेंबर हुज नेम अपीयर फर्स्ट ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। सिंपली जॉइंट शेयर होल्डिंग अगर किसी का है तो उस केस में फॉर एग्जाम्पल मेरा और मेरे बेटे का नाम निधि कंपनी के ऊपर है, मेरा दर्शन और निलय का नाम निधि कंपनी पे, पहला नाम मेरा है। तो जब आप ज्वाइंट शेयर होल्डर को लोन देते हो तो जो पहला नाम अपीयर होता है, जैसे दर्शन और निलय है तो दर्शन को लोन दिया ये माना जाएगा। क्या माना जाएगा? दर्शन को लोन दिया। ये नहीं माना जाएगा कि निलय को लोन दिया, आपको हमेशा ये मानना है दर्शन को लोन दिया। तो फालतू सा प्रोविजन है, सच कोई उसके अंदर सेंस नहीं है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाली चीज थी, निधि कंपनी डिविडेंड इसके पहले मैक्सिमम 25% तक डिक्लेयर कर सकती थी एंड 25% के ऊपर उसको अलाउड था अगर वो 3 कंडीशंस कंप्लाई करे तो। ये 3 कंडीशन अगर वो कंप्लाई करती तो एक्सीडिंग 25% उसको डिविडेंड अलाउड था। पर अब नए प्रोविजन में ये 3 कंडीशन गायब कर दी है, मतलब निधि कंपनी 25% के ऊपर अब डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकती। तो इसका इंटरप्रिटेशन लिख लो, कंपनी cannot declare a dividend above 25%। अब अलाउड ही नहीं है निधि कंपनी को। पहले तो भी 3 कंडीशन कंप्लाई करो तो होता था, अब तो वो भी अलाउड नहीं है। सो इतने से निधि कंपनी के अमेंडमेंट है। देखो कितने फटाफट हो गए, इजी अमेंडमेंट्स है। आप चाहो तो एक बार वापस से इनको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे, गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी। सो आई होप सो कि आपका ये हो गया होगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा। नाउ अमेंडमेंट्स आते हैं सेबी एलओडीआर के, ठीक है। ऑडिट कमेटी का रेगुलेशन नंबर 18 है, ऑडिट कमेटी का रेगुलेशन नंबर 18 है सेबी एलओडीआर में, और उसके अंदर बोला गया है, ये ऑलरेडी हमको पता है, सिर्फ इसमें एक एटलीस्ट वर्ड ऐड हुआ है। ऑडिट कमेटी में मिनिमम 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, हमें पता है। उसके पहले इन्होंने ऐड किया है भाई साहब एटलीस्ट वर्ड, बोले वो 2/3 नहीं, वो एटलीस्ट 2/3 है, ठीक है। तो ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है। तो ऑडिट कमेटी में मिनिमम 2/3 इंडिपेंडेंट चाहिए, हमें ऑलरेडी पता है। इस बार जो काम का अमेंडमेंट आया है वो है नीचे कि रेमुनरेशन कमेटी में जो पहले 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुआ करता था, 50%, वो रेमुनरेशन कमेटी का एलओडीआर के हिसाब से अब एटलीस्ट 2/3 हो गया है। रेमुनरेशन कमेटी का एलओडीआर के हिसाब से अब एटलीस्ट 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया है। और इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि इसका अंडरस्टैंडिंग हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के चार्ट से ही करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के चार्ट से करना पड़ेगा। तो मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के चार्ट में ये चीज समझा के भी रखी है, जरा आप देखिए, ठीक है। आपको अगर याद होगा तो
पहले मैंने ये चार्ट आपको बुक के अंदर दिखाया था हमारे, ठीक है। मैंने इसको वनडे रिवीजन के अंदर भी अमेंडमेंट को कवर किया है, जो हमने चैप्टर वाइज रिवीजन डाले उसमें भी अमेंडमेंट को कवर किया है, तो कृपया देखिएगा। सो लिस्टेड कंपनी में अब क्या हो जाएगा, इसके लिए पहले आपको सबका ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। लिस्टेड कंपनी में क्या होगा कि 1/3 मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। एलओडीआर के हिसाब से रूल 18 में ऑडिट कमेटी में मिनिमम 2/3 इंडिपेंडेंट, ये तो पहले से ही वैसा था। और जो एलओडीआर में रेगुलेशन 19 में रेम्यूनरेशन कमेटी में 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, वो मिनिमम 2/3 हो गया है, वो मिनिमम 2/3 हो गया है। और बची हुई जो अदर कंपनी जिनका पेड कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है, टर्नओवर 100 करोड़, लोन डिपॉजिट डिवेंचर, उसमें मिनिमम 177 और 178 कंप्लाई करना है, मेजॉरिटी और 50%, तो उसका दिक्कत नहीं है। अब उस वजह से टेबल देखो क्या हो गया है। अब बहुत ज्यादा एज अ अमेंडमेंट हमारे पास समय नहीं है, ये टेबल का आप फोटो खींच के रखना। जैसे देखो टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 10 है, लिस्टेड कंपनी में मिनिमम 1/3 चाहिए, तो हमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगेंगे। अदर कंपनीज में 2 इंडिपेंडेंट चाहिए, तो 2 इंडिपेंडेंट ले लिए मैंने, ठीक है। फिर ऑडिट कमेटी के हिसाब से मिनिमम 2/3 इंडिपेंडेंट, तो मिनिमम 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमें चाहिए ऑडिट कमेटी के हिसाब से। ऑडिट कमेटी में टोटल में लोग ले रहा हूं 4 4 लोग, अगर मैं ऑडिट कमेटी में टोटल 4 ले रहा हूं, तो उसका मिनिमम 2/3 इंडिपेंडेंट, मतलब लिस्टेड में 3 इंडिपेंडेंट चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं रेम्यूनरेशन कमेटी में 5 डायरेक्टर्स है, तो 5 में से मिनिमम 2/3। अमेंडमेंट के हिसाब से देखो ये पूरी लाइन लिखी है, जो मैंने रेड कलर के पेन से लिखी है ना, ये पूरी लाइन अब नहीं ऐड हुई है। सो 5 डायरेक्टर अगर आपके रेम्यूनरेशन कमेटी में है, तो उसमें से मिनिमम 2/3 इंडिपेंडेंट, मतलब लिस्टेड के अंदर 4 इंडिपेंडेंट चाहिए, अदर्स के अंदर 3 हो सकते हैं, क्योंकि वो 50% इंडिपेंडेंट है अदर्स में। अदर्स वाले सिचुएशन में सिर्फ 50% इंडिपेंडेंट है, लिस्टेड में 2/3 है, तो यहां पे लिस्टेड में L4। तो आपके पास ये टेबल ऑलरेडी आपके बुक में होगा, बहुत सारे बच्चों के बुक में होगा। अब उसमें सिर्फ ये लाइन ऐड हो जाएगी लिस्टेड वाली, लिस्टेड के अंदर, क्योंकि अब मिनिमम 2/3 इंडिपेंडेंट है। तो जैसे ऑडिट कमेटी में हम लिस्टेड और अनलिस्टेड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलग कर रहे थे, वैसे ही अब रेम्यूनरेशन में भी हम लिस्टेड और अनलिस्टेड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलग करेंगे, क्योंकि अब ऑडिट में भी 2/3 इंडिपेंडेंट चाहिए और रेम्यूनरेशन कमेटी में भी 2/3 इंडिपेंडेंट चाहिए, और फिर उसके हिसाब से आपके ये आंसर्स चेंज होंगे। सो सिंपल अमेंडमेंट है, जो पहले रेम्यूनरेशन कमेटी में 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लग रहे थे, अब वो मिनिमम 2/3 हो गए हैं। बस इतना ही अमेंडमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। मैं फिलहाल चाहूंगा कि आप इसका फोटो खींच के रखिए, आपके काम में आएगा। गो फॉर इट फास्ट। ये अमेंडमेंट मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन में भी कवर किया है, सो अगर किसी को इन डिटेल देखना है तो चैप्टर वाइज रिवीजन देखे, जो अभी अभी अपलोड किया गया है 1-1.5 महीने पहले यूट्यूब के ऊपर। आई होप सो अमेंडमेंट आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। जाते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर। ये होने के बाद फेमा के अंदर लिबोर जो रेट था हमारा, लंडन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, उसको उन्होंने चेंज कर दिया है। पहले हर कैलकुलेशन हम लिबोर के बेसिस पे किया करते थे, ईसीबी का अमेंडमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का अमेंडमेंट है। और पहले हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में ऑल इन कॉस्ट निकालने के लिए, ऑल इन कॉस्ट निकालने के लिए हर बार लिबोर का यूज किया करते थे, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में हमने वो लिबोर का रेट सिर्फ अब लिबोर ही रहेगा ऐसा नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में बोला है कि कोई भी वाइडली एक्सेप्टेड इंटरबैंक का रेट है, कोई भी वाइडली एक्सेप्टेड कोई इंटरबैंक का रेट है, जैसे यूबोर, यूरोपियन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, यूबोर है। उसके बाद में अगर अपना मीबोर, मुंबई इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, अगर ये भी अगर वाइडली एक्सेप्टेड रेट है, तो उनमें से कोई भी रेट आप ले सकते हो। पहले सिर्फ लंडन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट लिया करते थे, अब यूरोपियन, मुंबई, जो भी वाइडली एक्सेप्टेड है, जैसे चाइना का भी अगर कोई फॉरेन करेंसी का वाइडली एक्सेप्टेड रेट है, तो हम वो भी ले सकते हैं। ये बोला है। दूसरा बोला गया है कि ऑल इन कॉस्ट के लिए उन्होंने इंक्रीज किया है 50 बेसिस पॉइंट से, ऑल इन कॉस्ट उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया है। तो जो पहले 450 एंड 250 बेसिस पॉइंट्स हुआ करता था, 450 एंड 250 बेसिस पॉइंट्स हुआ करता था ऑल इन कॉस्ट के लिए, वो 500 बेसिस पॉइंट्स एंड 300 बेसिस पॉइंट्स कर दिया गया है। और नीचे वन टाइम, ये चेंज इन ऑल इन कॉस्ट सीलिंग फॉर न्यू ईसीबीज है, नए ईसीबीज के लिए स्पेसिफिकली बोला है। एंड वन टाइम एडजस्टमेंट फॉर ऑल इन कॉस्ट सीलिंग फॉर एग्जिस्टिंग ईसीबी, एग्जिस्टिंग ईसीबी के लिए ऑल इन कॉस्ट कितना, देखो नए ईसीबी ले रहे हो तो 300 एंड 500 बीएसपी हो गया है, जो पहले 250 एंड 450 बीएसपी था, 250 एंड 450, वो 300 एंड 500 बीएसपी हो गया है।
बेसिस पॉइंट्स, और जो एग्जिस्टिंग ईसीबी के हैं उनके लिए इसको 100 पॉइंट से बढ़ा के 550 बीएसपी बीपीएस एंड 350 बीपीएस किया है, बीएसपी ने माय मिस्टेक, बीपीएस एंड 350 बीपीएस किया है। मतलब पहले जो ऑल इन कॉस्ट आपका 250 बीपीएस एंड 450 बीपीएस था, वो न्यू के लिए 300 बीपीएस एंड 500 बीपीएस किया है न्यू के लिए, और एग्जिस्टिंग के लिए 350 बीपीएस एंड 550 बीपीएस किया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। छोटे छोटे अमेंडमेंट है, हालांकि इसको एग्जाम में पूछने के चांसेस भी बहुत रेयर है, ठीक है, बट फिर भी याद रखना। ऑब्जेक्टिव में एक आध बार पूछ सकते हैं कि कितने बेसिस पॉइंट्स है। नए के लिए सिंपली याद रखो, चाहिए तो यहीं लिख के रख देता हूं, ऑल इन कॉस्ट फॉर ईसीबी, ठीक है। सबसे पहला लाइबोर, लाइबोर इज कन्वर्टेड टू एनी वाइडली यूज रेट, ठीक है। और दूसरा ऑल इन कॉस्ट फॉर न्यू ईसीबी, ऑल इन कॉस्ट इसके अंदर मैं डिवाइड करूंगा दो पार्ट में, फॉर न्यू ईसीबी और दूसरा एग्जिस्टिंग ईसीबी, सेकंड इज एग्जिस्टिंग ईसीबी। न्यू ईसीबी के लिए उन्होंने प्लस 50 बीपीएस किया है, तो वो हो गया है 500 बीपीएस, मतलब आपका रेट जो भी आप वाइडली यूज रेट करोगे प्लस 300 बीपीएस ऑब्लिक 500 बीपीएस, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग के लिए वहां पे उन्होंने 100 बीपीएस बढ़ा दिया है, जिसके अंदर आपका आएगा रेट प्लस 350 बीपीएस टू 550 बीपीएस। ये चार्ट को आप लिख के चाहिए तो रख दीजिए, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन एवरीबॉडी, आई होप सो हो गया होगा। सो अगर ये हो गया है तो जाते हैं अगले अमेंडमेंट के ऊपर। नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का छोटा सा अमेंडमेंट है। पहले रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ये आइडिया नहीं होता था कि कमिटी ऑफ क्रिएटर्स की मीटिंग कब कॉल करे या कमिटी ऑफ क्रिएटर्स की मीटिंग कब कन्वेन करे, ऐसा। अब कमिटी ऑफ क्रिएटर्स की मीटिंग, ना कमिटी ऑफ क्रिएटर्स को पता था कि उनकी मीटिंग कब कॉल करनी और ना ही उनके पास कोई पावर था कि वो मीटिंग कॉल कर पाए। तो यहाँ पे एक ऐड किया गया है रूल नंबर 18, सब्सटीट्यूट किया गया है। आप सोच सकते हो रूल नंबर 18 को ऐड नहीं कह सकते, पहले रूल 18 काफी छोटा था जो ऊपर दिया है, अभी नया आया है रूल नंबर 18, ये नया है जिसमें बोला है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे कन्वेन अ मीटिंग व्हेन इट कंसिडर्स नेसेसरी, जब उसको सही लगता है वो मीटिंग कॉल कर सकता है। दूसरा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे कन्वेन अ मीटिंग जब एप्लीकेशन, तो उस केस में रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड, वो कन्वेन कर सकता है मीटिंग जब उसको रिक्वेस्ट मिली है फ्रॉम अ कमिटी ऑफ क्रिएटर्स के मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 33% ऑफ वोटिंग राइट। जो 33% वोटिंग राइट होल्डर है कमिटी ऑफ क्रिएटर्स के, उन्होंने अप्लाई किया तो उसको वो मिल सकता है, ठीक है। उसको राइट है कि वो मीटिंग कन्वेन कर सकता है। 33% शेयर होल्डर ने उसको अप्लाई करना चाहिए। शेयर होल्डर मतलब कमिटी ऑफ क्रिएटर्स का होल्डर, ठीक है, वैल्यू होल्डर्स।
उसके बाद में बोला रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में प्लेस और प्रपोजल रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स, कोई भी प्रपोजल कोई भी रिजोल्यूशन वो रख सकता है अगर वो प्रपोजल या रिजोल्यूशन 33% ऑफ वोटिंग राइट होल्डर्स ने अगर दिया है। मतलब सिंपल है, वो खुद कॉल कर सकता है, 33% अगर होल्डर बोले तो कॉल कर सकता है, और 33% ने कोई नया रेजोल्यूशन रखने के लिए बोला तो वो रख सकता है। सिंपल एज दैट, खुद कॉल करे, 33% बोले तो मीटिंग कॉल करे, और 33% बोले तो जो रेजोल्यूशन पुट करना है वो कर सकता है। बस इतना ही छोटा सा अमेंडमेंट रूल 18 में किया गया है आईबीसी के अंदर, और बस यहीं पे आपके सब अमेंडमेंट कवर होते हैं। हाँ, इसमें आपको ऐसा लग सकता है सर इससे ज्यादा अमेंडमेंट दूसरे टीचर्स ने या दूसरे फैकल्टीज ने पढ़ाए हैं, तो एक बात याद रखना, कई सारे फैकल्टीज ने, मैंने भी देखे, कई सारे फैकल्टीज ने अमेंडमेंट्स मई 22 के मिक्स करके भी पढ़ा है। कुछ गलत नहीं है, अब उनको सही लगता है उन्होंने किया है। कई सारे फैकल्टीज ने अमेंडमेंट मई 22 के मिक्स करके पढ़ाया है, पर हमने मई 22 के लिए ऑलरेडी अमेंडमेंट बैच ले लिया है। तो अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा अमेंडमेंट है तो आप पहले मई 22 के अमेंडमेंट लेक्चर में चेक कीजिए, ठीक है, और वो मई 22 के अमेंडमेंट में आपको मिल ही जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो हमारा ये लेक्चर सिर्फ नवंबर 22 के लिए है। अगर आपको इससे ज्यादा अमेंडमेंट दिखते हैं तो मई 22 में ऑलरेडी कवर्ड होंगे, ठीक है। आपको इसके अमेंडमेंट नोट्स सब नीचे मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि हार्डली इट टुक हाफ आवर, हार्डली आधा घंटा लगा है हमें अमेंडमेंट कवर करने के लिए, और इसलिए इस बार ये अमेंडमेंट थोड़े से डिले हुए थे। साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज थे, बट वेरी सॉरी कि अमेंडमेंट इस बार थोड़े से डिले हुए। आपको अमेंडमेंट कैसे लगे जरूर कमेंट कीजिएगा, और कोई दिक्कत होगी तो नीचे जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब्बा खैर, दस बजानिया, अलविदा, बाय बाय। साथ में बोलो वाव बुक के सॉफ्ट कॉपीज, हमारा वाव बुक जो है उसके सॉफ्ट कॉपीज हमने अपलोड करके रखे हुए हैं इधर उधर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे सभी वीडियोस के नीचे, वनडे रिवीजन वीडियोस के नीचे, चैप्टर वाइज रिवीजन के नीचे उसके सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। कृपया आप वो देख सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। आपको काफी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।